हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। मेरा नाम अश्वनी तोमर और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से अक्सर यूपीएससी और वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मानसून के बारे में। जी हाँ, इंडियन मानसून ये वो टॉपिक है जो कि इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। इंडिया की लगभग 60 से 65% आबादी इंडियन मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब आज ही अगर हम न्यूज़ देखें तो 2026 का जो ये साल है, इसे एल नीनो डिक्लेयर किया जा रहा है। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो इसे सुपर एल नीनो डिक्लेयर किया गया है। सुपर एल नीनो क्या होता है और इससे पहले क्या सुपर एल नीनो पहले भी आया है? सुपर एल नीनो का इन शॉर्ट मतलब देखें तो मॉनसून जो है फेलियर होने वाला है। इट मीन्स कि फेमाइन और ड्रॉट लाइक सिचुएशन इंडिया में आने वाली है। और इससे पहले जब सुपर एल नीनो आया है तो वो 1876 से लेकर के 1878 में आया था। फैक्चुअल बात बताऊं कि उस दौरान उन 2 सालों में लगभग दुनिया की आबादी का 4% वैनिश हो गया था। 4% का मतलब लगभग 4 से 5 करोड़ लोग खत्म हो गए थे, इनकी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या ये 2026 का सुपर एल्निनो इम्पैक्ट क्या इतना सीवियर होने वाला है, या फिर यहाँ हमने बहुत से मिटिगेशन कर रखे हैं और इसे हम टैकल आसानी से कर सकते हैं। और इसके हम प्रोविजंस भी देखेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया में और इससे कैसे टैकल किया जा सकता है। और एल नीनो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे जानना बहुत जरूरी है। उसको समझने के लिए हमें इंडियन मॉनसून का कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन मॉनसून को समझेंगे, उसके ऊपर दी गई वेरियस थ्योरीज, चाहे वो क्लासिकल थ्योरीज है या मॉडर्न थ्योरीज हैं, हर एक थ्योरी को हम डिकोड करेंगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे कि मॉनसून का ओरिजिन होता कैसे है। और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में मॉनसून कब कब आता है, किससे जो है मॉनसून रिट्रीट होता है। एंड उसके बाद हम वेरियस टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग मॉनसून वो भी कवर करेंगे। एंड एट द एंड हम सुपर एल नीनो के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम मॉनसून के ऊपर आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस एक वीडियो में आप मॉनसून के बारे में हर एक सेगमेंट जान जाएंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इंडियन मॉनसून। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन मॉनसून। तो देखिए शुरू करते हैं इसके बाद। चलिए तो इंडियन मॉनसून को सबसे पहले समझते हैं। वर्ल्ड मॉनसून जो है, इसका शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से आई है? ये डराइव हुआ है अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब है सीजन या फिर मौसम। अरेबिक वर्ड मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है। मॉनसून जो है वो सीजनल विंड्स है जो रिवर्स करती है अपनी डायरेक्शन। मतलब बेसिकली ये सीजन के बेसिस पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। समर में इनकी डायरेक्शन फ्रॉम सी टू लैंड होती है और विंटर्स में ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देती है, यानी कि लैंड टू सी हो जाती है। ठीक है, तो ये सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, इसीलिए इनको पीरियोडिक विंड्स भी बोला जाता है। मॉनसून ट्रैवल करती है सी से लैंड समर्स में एंड लैंड टू सी ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स में इससे ट्रैवल करती है। और कुछ स्कॉलर्स जो है मॉनसून विंड को लैंड एंड सी ब्रीज से भी लिंक करते हैं ऑन अ लार्जर स्केल। एज यू ऑल नो, लैंड एंड सी ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज मतलब जब लैंड से हवाएं समुद्र की तरफ चल रही हो, सी ब्रीज जब समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ चल रही हो। और ये हवाएं चलती कैसे है? तो आगे बढ़ने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही फ्लो करती है या बहती है। ठीक है, ध्यान रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो एयर प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कहीं पर ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि हाई प्रेशर होगा इंडियन ओशन के ऊपर, इट मीन्स कि वहां पर टेम्परेचर काफी कम होगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि इंडियन लैंडमास के ऊपर लो प्रेशर है तो इट मीन्स कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही विंड की मूवमेंट होती है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो लैंड एंड सी ब्रीज अगर जो चलती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है,
क्योंकि लैंड ब्रीज का मतलब कि लैंड ज्यादा गर्म है और समंदर कंपेयर टू लैंड वो ठंडा है। और इसी सॉरी माय मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया। तो लैंड जो है वो लैंड ब्रीज की जब हम बात करेंगे तो फिर इट मींस कि लैंड ठंडा है और समंदर जो है वो गर्म है। तो ठंडे से गर्म यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड की मूवमेंट होती है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकली देखा जाए तो मानसून जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज ये विंड्स जो है यूज की जाती थी ट्रेडर्स के द्वारा टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और मानसून जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी होता है और सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी और प्लेसेस में भी मानसून जो है वो होता है। इंडिया जो मानसून आता है, जहां से इंडिया डिपेंडेंट है जिसके ऊपर, और जहां से इंडिया को मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया को बारिश रिसीव होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून है और ये समर्स में आता है। दूसरी तरफ विंटर्स में ये नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि रोटेटिंग मानसून जिसको बोला जाता है वो रिसीव होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट हम एक तरह से इंट्रो देख रहे हैं। और लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है तिब्बतन प्लेट्यू में, तो उसकी वजह से भी जो है वो मानसून अट्रैक्ट होता है इंडिया की तरफ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डेवलप होती है और मानसून समर्स में आता है, जून से लेकर के सितंबर के बीच में आता है, राइट। तो समर्स के टाइम पे लैंड मास जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, खासकर जब आप देखोगे तो तिब्बतन प्लेट्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक हाई टेबल लैंड है और इसमें गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ती है तो नॉर्मल से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और एनहांस हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और लो प्रेशर अपनी तरफ विंड को अट्रैक्ट करता है। और हम देखें तो हाई प्रेशर जो है वो ओशन के ऊपर है, तो ओशन से तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ विंड अट्रैक्ट होती है, ठीक है। इस वजह से ये साउथ वेस्ट विंड जो है वो आती है, क्योंकि इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये विंड ओरिजिनेट होती है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है, ठीक है। और ये वेरियस रीजन में जो है रेनफॉल जो है वो लेकर के आता है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोस्ट में रिट्रीटिंग मानसून और सॉरी माय मिस्टेक, इसको मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। देखो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून आएगा जब एडवांसिंग मानसून होगा तब, ठीक है। और साउथ ईस्टर्न कोस्ट में जब रिट्रीटिंग मानसून आएगा तब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम डिटेल में आके कवर करेंगे। कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब में आपको जो है मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मानसून के टाइम पे, राइट। और रिट्रीटिंग मानसून की बात करेंगे तो फिर साउथ ईस्ट चाइना, जापान एटसेट्रा, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। अभी मानसून और रिट्रीटिंग मानसून क्या है? सिंपल है, जब मानसून आ रहा है यानी कि समर्स के टाइम पे जब मानसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करता है तब हम उसको बोलेंगे एडवांसिंग मानसून या नॉर्मल इन सेंस में सिंपल मानसून, ठीक है। और जब मानसून वापस जाता है, मतलब जब बारिश नहीं हो रही होती है, कम कम होने लग जाती है, तो फिर उसको हम बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। उस दौरान हवाएं उल्टी डायरेक्शन में चलती है, लैंड टू सी चलती है, ठीक है। चलिए तो आगे मूव करते हैं मेजर कंसेप्ट पे। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह से ये हवाएं चलती है। देखो ये डायरेक्शन जो है आपको दिख रही है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अब देखो आपको डायरेक्शन का अगर पता है तो ये दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यहां आप देखोगे तो दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक है। और विंड की डायरेक्शन हमेशा उसके ओरिजिन पॉइंट से ही काउंट की जाती है, ठीक है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि विंड जिस तरफ जा रही होती है तो वो उस डायरेक्शन को विंड की डायरेक्शन मानते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां से विंड आ रही है तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है, इसलिए इसको साउथ वेस्टर्न मानसून भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी दो ब्रांचेस होती है, एक आपका अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। और दोनों ही आपका इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। और ये रिट्रीटिंग मानसून है जब हवाएं लैंड से सी की तरफ चल रही होती है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट रहने वाला है। देन आता है इनका कंपैरिजन, समर मानसून एंड विंटर मानसून, ठीक है। अब देखो समर मानसून जो है वो जून से लेकर के सितंबर तक है, इन 4 महीनों के अंदर, ठीक है। तो ये फ्लो करता है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो इन 4 महीनों में ये समर मानसून आता है। एंड विंटर मानसून की बात करेंगे तो ये दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ये यहाँ पर फ्लो करता है, ठीक है। तो ये 3 महीने विंटर मानसून के लिए। और समर मानसून जो है ये फ्लो, देखो ये ब्लो करते हैं हाई प्रेशर एरिया ऑन द सी टू द लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड। सिंपल है, आपको पता है कि समर्स में लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू सी, तो गर्म हो जाता है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर यहाँ पर डेवलप होने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ आप देखोगे आप तो लो टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, हाई, तो हाई प्रेशर होगा। और विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही ट्रेवल करती है, तो विंड जो है यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है, ये वाली।
राइट। तो इसको बोला जाता है ये आपका रहेगा इससे। और यहाँ पर विंटर मानसून में ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर लैंड जो है जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है, जब ठंड पड़ती है तो जल्दी ठंडा हो जाता है कंपेयर टू ओशन। ओशन जो है ठंडा होने में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि इसने पूरे समर सीजन में हीट को रिटेन किया होता है अपने अंदर, और धीरे धीरे करके विंटर सीजन में ये हीट को रिलीज करी होती है। बट कंपेयर टू लैंड मास ये जो है आपका गर्म होता है ओशन, इसीलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है हवाएं चलती है, ठीक है, ये बोला गया है। बाकी हम देखेंगे तो जो मानसून है ये इंडिया के मेजर पार्ट में रेनफॉल करता है, ठीक है, बहुत बड़े हिस्से में ये रेनफॉल कवर करता है। जबकि आप यहाँ देखोगे तो ये रेनफॉल केवल तमिलनाडु के कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपका कोरोमंडल कोस्ट जो है वहां पर आपको इसकी रेनफॉल देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो यहाँ से हवाएं तो आ रही है लेकिन यहाँ कोई मॉइस्चर नहीं है, ये यहाँ से आएगी, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएगी, फिर यहाँ पर बारिश करेगी तमिलनाडु या कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है, तो ये बोला गया है, राइट। देन इसके बाद हम देखें तो ये जो एडवांसिंग मानसून है या फिर समर मानसून है, ये इंडिया में दो ब्रांचेस से आती है, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, राइट। और इसका केवल एक ही ब्रांच है, दैट इज ओनली बे ऑफ बंगाल ब्रांच, राइट, को ये पता होना चाहिए। अब देखो बेसिक सेंस तो हमने मानसून के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद अब हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत से जोग्राफर्स और फिलोसफर्स उन्होंने मानसून के ऊपर अपनी थ्योरीज दी है कि मानसून ओरिजिन होता कहां से है। बट आज तक कोई भी ज्योग्राफर जो है वो तथ्य के साथ ये कंफर्म नहीं कर पाया कि यस दिस इज द रीजन फ्रॉम वेयर मानसून ओरिजिनेट्स, ठीक है। तो देखो सिंपल है, बहुत से थ्योरीज हैं, सभी थ्योरीज को हमें पढ़नी पड़ती है, और कहीं ना कहीं ये थ्योरीज पार्शली करेक्ट भी है, ठीक है, इसलिए हम इनको पढ़ भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये थ्योरीज करेक्ट भी है, ठीक है। और अगर हम देखें पार्शली करेक्शन, अगर हम इन थ्योरीज के बारे में पढ़े तो फिर ये है कि देखो आज तक ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं हुई है जिसने 100% ये बताया हो कि मॉनसून का मेन रीजन ओरिजिन होने का ये है, ठीक है। तो जाहिर बात है हमें सभी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी और जानते हैं कि किस तरह की थ्योरीज जो है वो एक दूसरे से डिफर करती है, और मेन रीजन भी आपको यहां से पता लग जाएगा कि क्या है इंडियन मॉनसून का। चलिए तो पहले देखो क्लासिकल हाइपोथेसिस है, यानी कि जो ओल्ड थिंकर्स थे उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, जैसे हेली हो गया, हेडले हो गया, ठीक है, इन्होंने तो हेली ने थर्मल डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट दिया था बेसिकली 1690s में, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। हेडले ने कोरलिस फोर्स को और साथ में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को रीजन बताया था मानसून के आने का, ठीक है। और रोल ऑफ मॉइस्चर की बात करें तो ये भी एक रीजन है, और अगला शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, जो कि डॉक्टर फ्लोन ने ये एक रीजन दिया था कि आईटीसीजेड की शिफ्ट होने की वजह से मानसून आता है। अब ये सभी आगे हम पढ़ने वाले डिटेल में। उसके बाद हमने रिसेंट थ्योरीज को हम कवर करेंगे। तिब्बतन प्लेट्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एज अ मैकेनिकल बैरियर की तरह ये काम करता है, हाई लेवल हीट सोर्स है। जेट स्ट्रीम का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मानसून के ओरिजिन में, जिसमें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। ये सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जहां से ये हम मानसून की थ्योरीज को डिराइव करते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑन मानसून। अब क्लासिकल थ्योरीज जो कि पहले के थिंकर्स थे उन्होंने किस तरह से मानसून की ओरिजिन को बताया वो हम देखते हैं। तो पहले जो इसमें थे वो थे सर एडमंड हेली, ठीक है, सर एडमंड हेली, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1690s में ये थ्योरी दी थी, ठीक है। हेली एक नोटेड एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्राइमरी कॉज जो इंडियन मानसून का है दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग, ठीक है। तो मेन है डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, दैट लैंड मास और समंदर के बीच में जो हीटिंग डिफरेंस है वो एक मेन कॉज है मानसून के आने का। जाहिर सी बात है ये जो हीटिंग इफेक्ट आता है उसकी वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ही बनती है, डेवलप होती है, और उन्होंने बोला दैट लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ही मेन कॉज है मानसून के ओरिजिनेट होने का, ठीक है। और जब हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो कि एक डेली फिनोमेना है, जो कि दिन में आप देखोगे तो जब समर होता है, सॉरी जब डे टाइम होता है तब उस दौरान आपका सी ब्रीज चल रही होती है, समंदर से हवा आती है लैंड की तरफ क्योंकि लैंड गर्म होता है, एंड नाइट के टाइम पे लैंड ब्रीज चल रही होती है। बस इसी कंसेप्ट को उन्होंने सीजनल फिनोमेना में जब कंक्लूड किया तो फिर उन्होंने बोला कि समर्स में आपका सी ब्रीज चलेगी और विंटर्स में लैंड ब्रीज चलेगी, और यही सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपका मानसून विंड्स है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, इन शॉर्ट यही सब कुछ इसमें बताया गया है, राइट। तो ये था आपका एडमंड हेली का कंसेप्ट, राइट। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एडमंड हेली के कंसेप्ट का। आप देख सकते हैं जैसे इंडियन लैंडमास में यहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है, कि समर की बात हम कर रहे हैं और समर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर आपको सन की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर इनकी हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। और इस वजह से क्योंकि इसके कंट्रेरी ओशन में, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये विंड मूव करेगी और इस तरह से ये
आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो कंसेप्ट था समर और विंटर मानसून में, तो वो काम कर रहा है एडमंड हेली के कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये था। देन इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है हेडली की थ्योरी, जो कि मॉनसून के ऊपर है, और 1730s में ये थ्योरी आई थी। हेडले, देखो ध्यान रखना, हेली अलग है और ये हेडले अलग है। ठीक है, तो हेडले की थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि ठीक है, जो हेली ने कंसेप्ट दिया था वो ठीक है, बट उस पे ये बोलते हैं कि उन्होंने जो अर्थ की रोटेशन होती है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, विंड की मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, वो उन्होंने कंसिडर किया ही नहीं। हेडली बोलते हैं दैट जब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो फिर उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होती है, जैसे कि कोरियलिस फोर्स उन्होंने एग्जांपल दिया कि कोरियलिस फोर्स अर्थ की मूवमेंट के या जो घूर्णन करता है अर्थ, उसके ऊपर जो कोरियलिस फोर्स एक्ट करती है उसका इंपैक्ट इन विंड के ऊपर पड़ता है। कोरियलिस फोर्स क्या करती है, कोई भी मूवेबल चीज हो, जैसे विंड हो या फिर ओशन करंट्स हो, रिवर्स हो, ठीक है, इनको क्या करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड को टर्न करती है, एंड वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में इनको ये लेफ्ट साइड को टर्न करती है इनकी डायरेक्शन से। ठीक है, तो आप देखोगे अगर नॉर्मली कोई विंड जो है नॉर्थ की तरफ जा रही है तो इसको ये राइट साइड को टर्न कर देगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चूंकि विंड आ रही है तो जाहिर सी बात है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो कहीं ना कहीं इसका टर्न होना चाहिए। ठीक है, बट ये इसका कंसेप्ट इन्होंने हेली ने बताया नहीं, तो हेडले बोलते हैं कि ये कंसेप्ट इससे काम आता है। ठीक है, और अब इसके लिए उन्होंने बताया कि जो ये विंड्स चल रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है मेजर रीजन है नॉर्थ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड का। ठीक है, सिंपल, अब आपको मैं कंफर्म बताता हूँ। देखिए, जो हेडले हैं वो ये बोलते हैं कि जो साउथ वेस्ट विंड आ रही है, जिसको हम बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून है, इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड आ रही है, एक्चुअल में ये जो विंड्स हैं ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। ठीक है, ये कौन सी विंड्स है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। अब इसको समझने के लिए पहले आपको ट्रेड विंड समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर आपके सामने रखा है, ये प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो ये यहाँ पर ना पूरे ग्लोब में प्लैनेटरी विंड्स मूव करती है थ्रू आउट द ग्लोब, ये पूरे साल भर ये फ्लो करती है। ठीक है, अब इसमें ना हमारा पूरा जो अर्थ है वो डिवाइडेड है इनटू वेरियस नंबर्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, इक्वेटर में चूंकि लो प्रेशर होता है तो फिर वहां पर हमें देखने को मिलता है इक्वेटरल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये वाला जिसमें 0 से 5 डिग्री तक की जो बेल्ट होती है उसको हम डोल्ड्रम भी बोल देते हैं। ठीक है, डोल्ड्रम उसको बोला जाता है। देन उसके बाद आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, देखो यहाँ इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगा, फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एंड देन उसके बाद हाई प्रेशर बेल्ट। इस तरह से बेल्ट्स में डिवाइडेड है दोनों तरफ, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। अब आप देखोगे विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव कर रही है। ठीक है, अब आप देखोगे चूंकि क्या होता है, हमने पढ़ा कि कोरियलिस फोर्स कैसे एक्ट करती है। जो कोरियलिस फोर्स है, कोरियलिस फोर्स, ठीक है, ये क्या करती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये क्या करते हैं, विंड को राइट डायरेक्शन में जो है घुमा देती है, एंड साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में ये इसको लेफ्ट साइड में टर्न कर देगी। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर भी विंड आ रही है, ठीक है, इसको ये राइट साइड को टर्न कर देगी। ठीक है, ये यहाँ से राइट साइड को टर्न हो जाएगी इसका, क्योंकि आगे तरफ जा रही है तो ये राइट साइड को टर्न हो जाएगी आपके राइट साइड को। सेम यहाँ से हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड जा रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो की तरफ विंड जा रही है, तो इसको सदर्न हेमिस्फीयर में ये इसको लेफ्ट साइड को टर्न कर देगी। ठीक है, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे तो अब ये बोलते हैं कि जैसे इक्वेटर को, अब ये बोलते हैं कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ऊपर वाली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, इन दोनों को ईस्टर्लीज बोला जाता है, ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो ये ईस्टर्लीज हो जाती है। ठीक है, ईस्टर्लीज, राइट। तो अभी हम फिलहाल इतना देखेंगे क्योंकि मानसून के रिगार्डिंग यही इंपॉर्टेंट विंड्स है, बाकी जो ये पूरा कंसेप्ट है ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, इसको हम बाद में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं ये कन्वर्ज होती है बीच में, ठीक है, इस लाइन पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखो यहां बोला गया है कि जब सन की मूवमेंट होती है तो सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है। अब ये बोलते हैं कि देखो हेडली क्या बोलता है, दैट ये जो विंड्स हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है और ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। जिसको देखो जैसे ही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगी तो फिर इसके ऊपर कोरियलिस फोर्स एक्ट होगा। कोरियलिस फोर्स एक्ट होने की वजह से ये विंड जो है अब अपनी डायरेक्शन राइट साइड को टर्न कर देगी। ठीक है, जैसे हमने यहां देखा कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, ये वाली, ये इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद राइट साइड को टर्न हो जाएगी। ठीक है, राइट साइड को क्यों, क्योंकि कोरियलिस फोर्स यहां पर एक्ट होती है। कोरियलिस फोर्स ये बोलती है दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूवेबल चीज होगी उसको राइट साइड को टर्न कर देगी। ठीक है, तो ये यहां से जा रही थी सीधे, लेकिन ये टर्न होगी राइट साइड को। ठीक है, और यही राइट साइड क्या बन जाती है, साउथ वेस्ट
ट्रेड विंड्स बन जाती है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून को लेकर के आती है, ठीक है। तो इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से फिर ये देखो यहाँ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी पहले ये, अभी जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचा तो ये साउथ वेस्ट बन गई, ठीक है, यहाँ से साउथ वेस्ट बन गई, ठीक है, पहले ये साउथ ईस्ट थी, अभी यहाँ से साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया, राइट। अब आई थिंक आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। तो हेडली ने सबसे पहले बताया था दैट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही साउथ वेस्ट मॉनसून कैरी करके आती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ये ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज सन का शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि सन जो है, ऐसी कंडीशन तब होती है ना जब सन इक्वेटर के पास रहे, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा समर्स में, तो फिर ये कंडीशन भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ये बोला गया है, राइट। इस वजह से ये विंड भी नीचे से इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट बताते हैं क्लासिकल थ्योरीज में, वो है रोल ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर का रोल भी इंपॉर्टेंट है मॉनसून की आपका आने के लिए। तो देखो आप देखोगे तो सन लाइट पड़ रही है समुद्र के ऊपर और वहां से इवेपोरेशन होगा, वाटर वेपर उठेगा, और वाटर वेपर जो है हिडन लेटेंट हीट एनर्जी अपने साथ लेकर के जाता है, ठीक है, हिडन लेटेंट हीट एनर्जी, क्योंकि एक तरह से आप देखोगे तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो अपने अंदर हीट को ट्रैप करके लेके चलती है, ठीक है। और क्या करेगा ये आसानी से, अब एनर्जी जो है जो यहाँ से समुद्र में थी उसको ट्रांसफर हो जाएगी वो लैंड की तरफ, ठीक है। तो एनर्जी ऐड हो जाएगी यहाँ से, और आप देखोगे तो इधर की तरफ बारिश, क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे, कंडेंसेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, बारिश होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। इस वजह से आप देखोगे यहाँ तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ पर अगेन लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर जो है वो बन जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर डेवलप होगा लैंड के ऊपर, और यहाँ से विंड जो है कंटिन्यूसली आती रहेगी और बारिश करती जाएगी कॉन्स्टेंटली, जो है जैसे ये लेटेंट हीट रिलीज होगी, लो प्रेशर डेवलप होगा, फिर से ये अट्रैक्ट करेगी विंड को, ठीक है, ऐसा कंसेप्ट बताया इन्होंने। और इसी वजह से इसको बोला गया कि मॉइस्चर का रोल काफी ज्यादा रहता है इंडियन मानसून के लगातार आने पे, ठीक है, तो ये बोला गया। बट अगेन जो क्रिटिसाइज किया जाता है इन चीजों को, तो ये बोला था कि भाई जब ठीक है मॉइस्चर जब आता है तो ये तो कांस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए, बट हमें तो बीच में ब्रेक्स भी देखने को मिलते हैं ना मानसून में, तो उस समय कहाँ जाता है ये मॉइस्चर वगैरह सब कुछ, ठीक है, ये ब्रेक्स क्यों आते हैं, ठीक है, बीच में कभी गैप हमें देखने को मिलता है कि मानसून नहीं आया, कुछ दिनों तक नहीं आया, कभी कभार हफ्तों भर तक मानसून नहीं आता, ठीक है, अचानक से फिर आ जाएगा, ठीक है, तो वो चीजें प्रूफ करने में ये फेल रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी का, दैट इज आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड का मतलब ये है, और उन्होंने बोला कि शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड होता है, डॉक्टर फ्लोन ये बताते हैं। अब देखिए आईटीसीजेड का इन शॉर्ट मतलब क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। इंटर ट्रॉपिकल का मतलब दो ट्रॉपिक से हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। एंड इन दोनों से जो हवाएं आती है, आप देखोगे जो हमने पीछे बेल्ट्स पढ़ी थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, तो हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं चलती है, जिनको हम ईस्टर्लीज बोल देते हैं, ठीक है। वो हवाएं जहां पर कन्वर्ज होती है, वो कन्वर्जिंग पॉइंट उसको बोला जाता है आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आप बोलोगे कि भाई जो आईटीसीजेड है फिर तो इक्वेटर ही आईटीसीजेड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हवाएं तो इक्वेटर में कन्वर्ज हो रही है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। आईटीसीजेड कैन बी शिफ्टेड, आईटीसीजेड शिफ्ट हो सकता है, मगर इक्वेटर तो शिफ्ट नहीं होगा ना, इक्वेटर तो जहां है वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल कंडीशन में आईटीसीजेड इक्वेटर के ऊपर लाई करेगा, मगर जब समर सीजन होगा या फिर सन की मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी, तब आईटीसीजेड भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये चीज बोली, आईटीसीजेड मतलब दोनों विंड्स के मीटिंग पॉइंट जो है, जहां पर रेनफॉल हो रही है बहुत ज्यादा, वो मीटिंग पॉइंट अब इक्वेटर नहीं रहेगा, सन की मूवमेंट के साथ ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इन्होंने ये बताया, ठीक है। तो नॉर्थवर्ड वो शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में वो शिफ्ट हो जाएगा लगभग, और मॉनसून ट्रफ जो है वहां पर बनेगा, जिस वजह से वहां पर मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और आईटीजेड ही वो रीजन है जहां पर मैक्सिमम क्लाउड्स एंड हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, दोनों तरफ से विंड जो है कन्वर्ज होती है और कन्वेंशनल करंट्स बनती है, वो आईटीजेड के ऊपर ही बनती है। और वो सेम कंसेप्ट जो है वो शिफ्ट होता जाएगा विद द मूवमेंट ऑफ सन। सन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करता है तो वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम एनआईटीसीजेड, यानी कि नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। एंड जब सदर्न हेमिस्फीयर में सन शिफ्ट होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जाएगा, तो उसको हम एसआईटीसीजेड बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज होगा, और इन्होंने बोला कि ये एक रीजन है जिस वजह से मॉनसून जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आता है, ठीक है, और सारे कंडीशन जो है नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसमें डॉक्टर फ्लोन बोलते हैं कि विंटर मॉनसून भी कुछ नहीं है, ये जस्ट ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है, नॉर्दर्न साइड में नॉर्दर्न विंड से जो आ रही है वही ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का काम करती है, ठीक है, और वही विंटर मानसून भी लेके आती है। और साउथ वेस्ट मानसून जो है वो किस वजह से आती है, इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज की वजह से आती है, वही सेम जो हमने पढ़ा ईस्टर्लीज यानी कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दोनों ही ईस्टर्लीज हैं। और वही आगे जाकर के जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, वो
नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को डिस्प्लेस कर देगी, बिकॉज आईटीजेड नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुका है, उसको रिप्लेस कर देगी और फाइनली वो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड की तरफ आगे मूव करेगी और ये मोर देन 20 डिग्री जो है वो आईटीजेड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये आपको लाइन देखने को मिलेगी। नॉर्मल लाइन जो है वो ये वाली है, बीच के इक्वेटर वाली, और आईटीजेड इसको लिखा गया NITCZ, यानी कि आपका नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। और जो ये नीचे से हवाएं आ रही है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा, दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी, ये इक्वेटर की लाइन है, इसको क्रॉस करते ही इक्वेलिस फोर्स एक्ट हो जाएगा और ये राइट साइड को टर्न हो जाएगी, ठीक है, राइट साइड को टर्न हो जाएगी और ये इंडिया में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर करेगी, ठीक है, और साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स तो आ ही रही है, ठीक है, ये आती है। अब चूंकि ये विंड्स तो यहां तक आती है, लेकिन चूंकि आईटीसी शिफ्ट हो चुका है नॉर्थवर्ड, तो फिर ये इनका मीटिंग पॉइंट ही इस पॉइंट पे आ जाएगा और यहां पर आपको बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही कंसेप्ट बोला गया है। सेम आप SITCZ यानी कि साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, तो वहां पर ये नीचे की तरफ जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो इक्वेटर को क्रॉस करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और जैसा हमने बताया कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट साइड को टर्न करती है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ इसका लेफ्ट विंड की डायरेक्शन की तरफ लेफ्ट जो है कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये इस लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी बताया गया है, ये भी सेम ही चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिसेंट थ्योरीज रिगार्डिंग मॉनसून। अब रिसेंट थ्योरीज कौन कौन सी है मॉनसून के ऊपर, इसको एक बार देख लेते हैं। पहला आता है रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। बहुत इंपॉर्टेंट रोल बोला जाता है तिब्बतन प्लेट्यू का। देखा जाए तो तिब्बतन प्लेट्यू एक हाई टेबल मास है, जहां पर आप देखोगे तो समर्स के टाइम पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो तिब्बतन प्लेट्यू में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया से ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और चूंकि सन उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है, इसीलिए जून के टाइम पे तिब्बतन प्लेट्यू बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और तिब्बतन प्लेट्यू में लो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। लो प्रेशर का मतलब हाई टेम्परेचर, सिंपल, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यहां पर लो प्रेशर के टाइम पे हवाएं, ये एक तरह से लो प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर की जगह से हवाओं को अट्रैक्ट करता है। तो अब हवाएं जो है अट्रैक्ट हो रही होगी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड से और ये इस तरफ जाना चाहती है और इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है, इन शॉर्ट। और यहाँ पर आप देखें अगर तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन इन समर, सिंपल है कंसेप्ट की सन की जो मूवमेंट है नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है जब समर्स के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाता है सन। हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू गर्म हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। राइजिंग ऑफ द एयर, अब लो प्रेशर से हवाएं जो है ऊपर तरफ उठती है, क्योंकि लो प्रेशर का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो हवा ऊपर तरफ उठने लग जाएगी। हल्की हवा हमेशा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है हवा तो विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि हवा और भारी होती जाएगी, ठीक है। तो एक हाइट गेन करेगी बहुत अच्छी खासी, ठीक है। और उस हाइट में पहुंचते ही जैसे राइजिंग ऑफ द एयर होगा, वहां पर फिर क्या हो जाएगा, ऊपर एंटी साइक्लोन बन जाएगा, ठीक है। एंटी साइक्लोन का मतलब एक तरह से सेंटर में हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर बन जाएगा तो हाई प्रेशर हाइट में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ किलोमीटर की हाइट पे, और वहां हाई प्रेशर बन जाएगा क्योंकि हवा विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी विद इंक्रीज हाइट टेम्परेचर घटता है, सॉरी नॉर्मल लेफ्ट स्टेटस को हम बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा और वहां से हवाएं फिर भागेगी आगे तरफ, ठीक है, रन होगी। आगे हम देखेंगे इस कंसेप्ट को। तो देखो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी वो डेवलप करेगी, ठीक है। ऊपर से आप देखोगे तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, हाई वेलोसिटी विंड होती है एट सर्टेन हाइट, ठीक है। 8 से 12 किलोमीटर की हाइट में कुछ बहुत तेजी से हवाएं चल रही होती है, ठीक है। और उन हवाओं को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। बहुत तेजी से हवाएं चलती है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार इनकी होती है लगभग। तो आप देखोगे तो यहां से जो ऊपर हाइट में जाकर के एंटी साइक्लोन बना या हाई प्रेशर बना है, वहां से हवा नीचे की तरफ आएगी और वो डिसेंड करेगी मैस्करेन हाई में। मैस्करेन हाई क्या चीज है, एक रीजन है मेडागास्कर के पास में, इंडियन ओशन में ही। तो वहां पर हाई प्रेशर हमेशा डेवलप रहता है क्योंकि वो काफी नजदीक है सदर्न पोल के, इसीलिए तो यहाँ पर ही डिसेंड कर जाती है, यहाँ रुकती है और यहाँ से फर्दर फिर ये हाई प्रेशर विंड के तौर पे ये आगे इंडिया की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो सिंपल है, और मैस्करेन हाई की तरफ जाएगी और वहां पर मैस्करेन हाई को संतुलन करेगी और प्रेशर सेल को डेवलप करेगी, ठीक है। ये चीज तिब्बतन प्लेट्यू को बताया गया है। तो सिंपल है, तिब्बतन प्लेट्यू एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके गर्म होने की वजह से ये विंड को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, सिंपल। और चूंकि विंड को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो फिर वहां पर जब विंड आएगी और गर्माहट में जब वहां पहुंचेगी विंड, तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे हम देख रहे हैं ये तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू में लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, ये लो प्रेशर है। लो प्रेशर को अगर हम यहाँ देखें तो विंड आ रही है साइड से, ठीक है, इधर से विंड आ रही है यहाँ पर, और विंड ऊपर उठेगी क्योंकि हल्का गर्म है, यहाँ पर लो प्रेशर है, विंड ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर जाकर के हाई प्रेशर बन जाएगा, विंड हैवी हो जाएगी और वहां से वो भागेगी फिर आगे की तरफ, ठीक है। और वही विंड जो है यहाँ से नीचे
इस डायरेक्शन में जाएगी और काफी हाइट से जाएगी, तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इनको बोला जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद मैस्कलिन हाई में डिसेंड करेगी और वहां से फर्दर फिर से इस साइकिल को कंटिन्यू करते हुए चलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपका तिब्बतन प्लेट्यू का रोल रहेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ ये नवंबर की बात हो रही है यहाँ पर, तो नवंबर में तिब्बतन प्लेट्यू में सर्दी ज्यादा हो जाती है, यानी कि हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो वहां पर हाई प्रेशर से तिब्बतन प्लेट्यू से ही विंड्स जो है वो चलना शुरू कर जाती है, और यही विंड जो है हम नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मॉनसून के एडवांसमेंट में, ठीक है। तो देखो जेट स्ट्रीम होती क्या है, ये एक्चुअली नैरो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है जो कि वेस्ट टू ईस्ट पूरे ग्लोब में फ्लो करती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम वैसे दो पॉइंट्स पे फ्लो करती है, एक तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में हाइट में बात कर रहा हूं मैं, और दूसरा आपका सब पोलर रीजन पे, ठीक है। तो देखो सब ट्रॉपिकल रीजन पे अगर आप देखोगे तो जेट स्ट्रीम वहां पर फ्लो करती है तब जब सन की पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, ठीक है। अब देखो सन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तभी जेट स्ट्रीम नीचे आएगा। अब मान लो सन, सपोज करो ये ग्लोब है, ठीक है, यहाँ जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, सन नीचे है, ठीक है। अब सन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो कर आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि सब पोलर जोन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना आपने, जेट स्ट्रीम जो है काफी ज्यादा एक्टिव होती है समर्स के टाइम पे, कहां पर, सब पोलर जोन में। सब पोलर जोन मतलब पोल्स के पास में, लगभग 66.5 डिग्री वाली जो बेल्ट है उसके आसपास, ठीक है। लेकिन जब विंटर आता है तो सन सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर जेट स्ट्रीम भी नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और सब ट्रॉपिकल जोन में ये एक्टिव हो जाता है, और तभी इन जेट स्ट्रीम की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम बोलते हैं, और अपने साथ वो विंटर्स में रेनफॉल लेकर के आता है इंडिया में, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो हिमालय के ऊपर से गुजरता है, 30 डिग्री से ऊपर का जो जोन है वो, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं जेट स्ट्रीम का काफी रोल रहता है उसके लिए भी। अब आप देखोगे इन शॉर्ट में इसको अगर मैं बताऊं आपको, तो जेट स्ट्रीम चूंकि समर्स में मॉनसून जब आता है उस समय जेट स्ट्रीम तिब्बतन प्लेट्यू के पास तो नहीं होगा, तो कहां होगा जेट स्ट्रीम एक्टिव, कहां होगा, सब पोलर जोन में होगा। सब पोलर जोन में क्या होगा, जेट स्ट्रीम से जो हवाएं चल रही इतनी हाइट में, अब देखो जेट स्ट्रीम लगभग 8 से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की हाइट पे फ्लो करती है, और उस हाइट में टेम्परेचर कितना होगा, गेस करो, -70 to 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना माइनस टेम्परेचर होगा। एज यू ऑल नो कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ 165 मीटर, 165, ठीक है, 165 मीटर की हाइट पे बढ़ने से टेम्परेचर जो है वो कितना कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन जाता है। या फिर विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ 1 किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीजेस 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 किलोमीटर की हाइट पे आप जाएंगे तो फिर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस कम होगा। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि भाई 10 डिग्री हाइट पे जाएंगे तो फिर लगभग 10 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो फिर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, 12 में और कम, ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें उस ऑल्टीट्यूड पे, उस हाइट पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर डेवलप हो चुका होगा, और उस हाई प्रेशर से विंड्स जो है वो नीचे लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब देखो हाई प्रेशर तो वहां पर है, अब लो प्रेशर कहां होगा, इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर चूंकि सन की प्रेजेंस इंडिया के ऊपर है, तो फिर उस दौरान वहां से जो विंड आती है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती है, और उन्हीं को ही हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब आप बोलेंगे इससे पहले हमने तिब्बतन प्लेट्यू के लिए तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोला था, तो यस, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स तिब्बतन प्लेट्यू की भी है, और उसी को कंट्रीब्यूट करती है, वहां से सब पोलर से जो जेट स्ट्रीम की एक ब्रांच आती है इंडिया की तरफ, वो भी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो वो भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप देखोगे इस तरह से जेट स्ट्रीम्स आती है, और अब आप देखोगे यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स जो है जब इस दौरान अगर हम बात करें तिब्बतन में लो प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि जेट स्ट्रीम जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में रहती है, लेकिन उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती जितनी ज्यादा सब पोलर जोन में होती है, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर सन की प्रेजेंस है, सन की प्रेजेंस होती है, यहाँ पर जेट स्ट्रीम उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है, कम करती है, राइट। तो ये जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट रहेगा, और इसके बाद हम देखेंगे आगे रोल ऑफ सोमाली जेट। जेट स्ट्रीम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सोमाली जेट स्ट्रीम का रहता है, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमने पढ़ लिया, ठीक है, वही जो तिब्बतन प्लेट्यू का भी कंसेप्ट था, और साथ साथ सब पोलर जो बेल्ट में ऊपर जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही थी वहां की ब्रांच भी इस तरफ कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और सेम यहाँ पर हम देखें तो सोमाली जेट का, अच्छा आप बोलेंगे कि इसमें मैंने क्लैरिफाई ये नहीं किया दैट जो सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वहां से जो ब्रांच आती है वो डिसेंड होती है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि इक्वेटर के पास, और वहां पर ही वो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जो नॉर्थ में एंटर कर रही है उसको वो
कंट्रीब्यूट करती है, उसको और ज्यादा एनहांस करती है और इस वजह से वो समर्स में और ज्यादा मानसून लेकर के आती है। ठीक है, तो वो उन्होंने एक रोल बताया था जेट स्ट्रीम का, राइट। इसके बाद हम देखें तो जेट सोमाली जेट का मतलब क्या है। अब वही जेट स्ट्रीम जब हमने देखा था कि मैस्करेन हाई में जब वो डिसेंड करती है तो वहां से मैस्करेन हाई जो है एक हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, जहां से हमेशा हाई प्रेशर विंड्स जो है वो फ्लो करती है। अब ये जो विंड्स हैं हाई प्रेशर मैस्करेन हाई में, ये विंड्स जो है आगे सोमालिया की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि सोमालिया में लो प्रेशर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लो प्रेशर इसलिए क्योंकि सोमालिया जो है वो इक्वेटर के नजदीक में है। अब आपको पता है कि इक्वेटर इसके नीचे से गुजरती है, तो सोमालिया बिल्कुल इक्वेटर के पास में है। अफ्रीका का जो पार्ट है सोमालिया, वहां पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ से विंड्स आती है लो प्रेशर की तरफ। अब चूंकि इसका आप देखो लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, इसका हॉर्न, अफ्रीका का जो हॉर्न है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं, इसकी वजह से ये जो विंड है वो राइट साइड को टर्न हो जाती है और यहां से हम बात करते हैं इसको, फिर ये एक तरह से सोमाली जेट स्ट्रीम की तरह काम करती है और यहां से जो साउथ वेस्ट विंड्स आती है उसको ये हेल्प करती है, पुश करती है और टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो और इससे और ज्यादा सीवियर मानसून यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। It sends permanent high near Madagascar and also helps drive southwest monsoon towards India at a great pace and intensity। ठीक है, और ये चीज इसमें बोली गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ एनसो। ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, जब आप पाथ को चेंज कर रहे हो, जैसे हम बेल बजाते हैं ना, तो बेल बजाते हुए जो बेल वाइब्रेट करती है तो वो एक तरह से क्या होता है, ऑसिलेट कर रही होती है। अगर आपने घड़ी देखी होगी जिसपे क्या होते हैं लटकती, क्या होती है पेंडुलम वाली घड़ी, ठीक है, तो वो इधर से उधर जा रही है, इधर से उधर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। ठीक है, तो एनसो मतलब सदर्न ऑसिलेशन इसको बोला जाएगा, एल नीनो। अब एल नीनो को समझना बहुत जरूरी है, क्या चीज होती है। ठीक है, देखो इंडियन मानसून जो है अक्सर एल नीनो से काफी इन्फ्लुएंस्ड रहता है, काफी ज्यादा। ठीक है, और सदर्न ऑसिलेशन तो एक इंपॉर्टेंट रोल है ही इसकी वजह से। अब देखो एल नीनो जो है वो रिवर्सल ऑफ नॉर्मल कंडीशंस बोला जाता है। ठीक है, एल नीनो से सिंपल याद रखना आपने, नो मानसून। सिंपल, एल नीनो में नो आ रहा है तो इट मींस कि नो मानसून, की मानसून नहीं आने वाला है इंडिया में। ठीक है, तो जब नॉर्मल कंडीशंस रिवर्स हो जाएगी उसको बोला जाएगा एल नीनो। ठीक है, हालांकि इन सब का डायरेक्ट कोरिलेशन है। और आप देखोगे तो सदर्न ऑसिलेशन क्या है, सदर्न ऑसिलेशन का मतलब कि पैसिफिक ओशन में जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एल नीनो आता है, ठीक है, वो चेंजेस को ही सदर्न ऑसिलेशन बोला गया है। वो साउथ पैसिफिक ओशन में वो चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सदर्न ऑसिलेशन, इसको हम सी सॉ पैटर्न बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में जो पेरू वाला कोस्ट है और ईस्ट की तरफ, ठीक है, और वेस्ट की तरफ जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, उनके बीच में ऑसिलेशन चलता है, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, जहां पर पानी पहले ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा था, पेरू से लेकर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है ओशन करंट्स फ्लो कर रही थी, वहां पर अब ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अब ये कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ जो है वो शिफ्टवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो, और इसको देखा जाए तो ये ऑसिलेशन या जो एल नीनो आता है, एल नीनो हर 2 से 7 साल में एक बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इनका ऑसिलेशन रेट है। और देखो ऑसिलेशन कितना भयानक है, क्या बहुत ज्यादा सीवियर होगा, वो सब कुछ किससे काउंट किया जाता है, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, SOI, ये इंडेक्स है जिससे हम एनसो को काउंट करते हैं। ठीक है, और ये 2 पॉइंट में रखे गए हैं वैसे तो, और 2 पॉइंट को इसमें मेजर किया जाता है, एक ताहिती है और एक डार्विन है। डार्विन जो जगह है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, और जो ताहिती है वो आपका साउथ अमेरिका के पास में आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है, ताहिती आइलैंड। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे पॉइंट्स को मेजर किया जाता है और बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स, ठीक है, वो दिखाया जाता है कि क्या एल नीनो आने वाला है इस बार, या फिर कितना रेट है, या सब कुछ जो भी है। ठीक है, अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू दिखती है इसमें सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स में नेगेटिव वैल्यू दिखती है, इट इंप्लाइज हाई प्रेशर ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड पुअर मानसून। सिंपल है, अगर नेगेटिव SOI है, नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, इट मींस कि देयर विल बी एल नीनो कंडीशन। ठीक है, तो एल नीनो कंडीशन होगी, यानी कि बेसिकली इंडिया में मानसून फेलियर होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बोला गया है, राइट। और यहाँ आप इसको देख पा रहे होंगे, तो ये सिंपल है, जस्ट एनसो की बात की जा रही है, एक तरह से फ्लक्चुएशन को दिखाता है ये टेम्परेचर के, और ईस्ट और सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। और बेसिकली क्या होता है, जो एल नीनो का स्टेट, देखो 2 अपोजिट फेजेस होते हैं, एक एल नीनो होता है, एक ला नीना होता है। एल नीनो मतलब बिल्कुल भी मानसून नहीं आता है, फिर बहुत ही कम मानसून देखने को मिलता है। ला नीना मतलब बहुत ही अच्छा मानसून, बहुत ज्यादा बारिश, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, एंड मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट न्यूट्रल, जब दोनों कंडीशंस नहीं होती है, ना एल नीनो है ना ला नीना है, तो न्यूट्रल कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन जो अक्सर देखने को मिलती है। वॉकर सर्कुलेशन को समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों चीजें इसकी वजह से ही होता है। वॉकर सर्कुलेशन क्या है,
सिंपल है। आप देखोगे जो पानी है वो देखो, एटमॉस्फेरिक सिस्टम ऑफ एयर फ्लो इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, जो इक्वेटर के पास जो पैसिफिक ओशन है, आप देखोगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ अमेरिका से नॉर्मली क्या होता है कि जो वाटर फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है। ओशन करंट अगर आपको पता होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल ओशन करंट, ये दो करंट चलती है, ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो करती है, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट क्यों फ्लो करती है वैसे, क्योंकि ट्रेड विंड्स ईस्टर्लीज इनको हेल्प करती है फ्लो करने में। ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, यूं करके, ठीक है, यूं करके, राइट। तो इनकी वजह से ये जो करंट्स है ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहां से जो पानी है, गर्म पानी, वो कहां आएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगा, ठीक है। ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ अमेरिका से पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगा, ठीक है। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। अब देखो यहाँ पर पाइलअप होता है पानी, काफी ज्यादा गर्म पानी, और इस वजह से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो है वार्म कंडीशंस रहती है पूरी जगह पे, इस वजह से इंडिया में भी मानसून बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इंडिया में चूंकि गर्म है आसपास का इलाका पूरा, तो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन की वजह से बारिश होती है, ठीक है। तो ये अच्छी कंडीशन है, और इसको हम यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ गर्म होगा, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि वार्म कंडीशन है, लो प्रेशर है, ठीक है। हवा ऊपर उठेगी तो ऊपर उठते ही वो बारिश कर देगी बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर बारिश करेगी, और फिर ये हवाएं डिसेंड हो जाती है वापस अपनी जगह पे, ठीक है। इस तरह से इस पूरी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं वॉकर सेल, इसको बोला गया वॉकर सेल, ठीक है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये चीज है, और एनसो की कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या होगा कि सदर्न पैसिफिक ओशन में जब ऑसिलेशन चलती है, ठीक है, ऑसिलेशन मतलब चेंज या रिवर्स इन कंडीशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। बाकी इसको हम आगे और पढ़ते हैं। इसको समझने से पहले वॉकर सेल को एक बार देख लेते हैं क्या है। ईस्ट वेस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ट्रॉपिकल ओशन रीजन में हमें देखने को मिलती है, और ये जो ईस्ट वेस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है ट्रॉपिकल ओशन में, इसको हम वॉकर सेल बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो वॉकर सेल टर्म यूज करते हैं, और वॉकर सेल स्टेटेड है सदर्न ऑसिलेशन से भी, ठीक है। जाहिर बात है सदर्न ऑसिलेशन इसलिए क्योंकि जो वॉकर सेल नॉर्मल कंडीशन है वॉकर सेल की, वो रिवर्स हो जाती है, तो फिर उसको हम बोल देते हैं सदर्न ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि एसओआई से मेजर किया जाता है। अब आप देखो यहाँ पर, दिस इज अगेन इंडोनेशिया, हमने यहाँ पर लिया एग्जांपल, और यहाँ पर साउथ अमेरिका को लिया गया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ से देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो विंड है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, और इसलिए यहाँ से इसको पानी को ईस्ट टू वेस्ट लेके जाती है, जिस वजह से यहाँ पर पानी का जो नॉर्मल लेवल है उससे पानी ऊपर उठ जाता है, यानी कि वार्म वाटर है, ठीक है, वार्म वाटर एक्सपेंड करता है और ज्यादा पानी लेकर के आता है। अब बहुत ज्यादा पानी होता है तो यहाँ गर्माहट भी है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो आपका कन्वेक्शनल करंट्स है वो डेवलप हो जाती है, और यहाँ पर विंड जो है वो अप्राइज करना शुरू कर जाती है, हल्की होती है विंड, ऊपर उठने लग जाती है, और यहाँ बारिश कर देगी काफी ज्यादा, ठीक है। ऊपर उठने के बाद विद इंक्रीज इन हाइट अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाएगी, ऊपर कंडेंस होगी, बारिश करेगी, ठीक है। उसके बाद जो ड्राई विंड्स है वो आगे जाकर के वो नीचे डिसेंड होने लग जाती है कोल्ड जोन में, ठीक है, हाई प्रेशर जोन में, ठीक है। और सेम ये सेल्स जो है वो चलता रहता है, ठीक है। इस पूरे सर्कुलेशन को बोला जाता है वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है, वॉकर सर्कुलेशन, सिंपल, ठीक है। और यही सर्कुलेशन जब रिवर्स हो जाती है उस, इसलिए ये कंडीशन जो है लिंक भी करती है सदर्न ऑसिलेशन के साथ, ठीक है। जब सेम रिवर्सल में क्या होता है, एल नीनो कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर चूंकि देखो यहाँ से हमने देखा था कि कोल्ड जगह से जो विंड है वो गर्म पानी को, सरफेस जो लेयर है उसको आगे वेस्ट की तरफ लेके जा रही है, और नीचे से जो ठंडा पानी है वो अपवेलिंग यानी कि उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था कोल्ड वाटर, ठीक है, ये होता है। लेकिन एल नीनो के केस में ये जो विंड्स हैं, जो इसलिए विंड्स है, ये वीक पड़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिस वजह से ये जो वार्म वाटर है आगे की तरफ नहीं पहुंच पाता है। अब ये पानी वापस आ रहा होगा, ठीक है, ये रिवर्स कंडीशन हो जाती है फिर, ठीक है। ये वापस आएगा तो जो वार्म वाटर है वो कहां पर रीच करेगा, ये साउथ अमेरिका के कोस्ट पे रीच करेगा, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है, नेगेटिव वॉकर सेल, ठीक है। नेगेटिव वॉकर सेल का मतलब कि बेसिकली नॉर्मल कंडीशन से ये रिवर्स हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर फिर उस केस में वार्म हो जाएगा, यहाँ पर कोल्ड हो जाएगा, और जो सेम सिचुएशन यहाँ थी वो अब यहाँ होने लग जाएगी। और इस तरफ चूंकि कोल्ड लाइक सिचुएशन होगी तो यहाँ पर इंडिया में भी उस समय डॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। देन इसके बाद हम देखें आगे तो ये ड्यूरिंग द अपीयरेंस ऑफ एल नीनो नेगेटिव एसओआई, तो सिंपल है, आपने बताया था एल नीनो का मतलब नेगेटिव एसओआई, जब सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स नेगेटिव हो उसका मतलब एल नीनो है, ठीक है। और वॉकर सेल जो है वो जब शिफ्ट करेगा, देखो यहाँ नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे तो ये पानी ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यहाँ वार्म वाटर है, अपराइज होगा, कन्वेक्शन करंट्स बनेगी, बारिश होगी, और ड्राई विंड जो है वो डिसेंड करेगी साउथ अमेरिका में, ठीक है। लेकिन जब एल नीनो कंडीशन आती है, ठीक है, एल नीनो कंडीशन में क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखोगे तो ये शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर वाटर जो है इधर तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये धीरे धीरे करके शिफ्ट होता जाएगा और पूरी तरह से यहाँ पर आ जाएगा। वार्म लाइक सिचुएशन कहाँ हो रही है, इधर, ठीक है। यहाँ हो जाएगी कोल्ड सिचुएशन, ये कोल्ड है या वार्म हो जाएगा, ठीक है। और जिस वजह से पानी का फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आने लग जाएगा। कभी कभार ये बिल्कुल सेंट्रल उसमें भी आता है, तो ये डबल वॉकर सेल भी बन जाते हैं, ठीक है। जब मान लो वार्म वाटर यहाँ आ जाए, यहाँ से वापस रिवर्स आ रहा है पानी, यहाँ से जो नेचुरल इस रिलीज की वजह से पानी फ्लो कर रहा है वो सेंटर पे आ जाता है, और यहाँ पर ही आपका बीच सेंटर में, यानी कि पैसिफिक ओशन के सेंट्रल पार्ट में, ठीक है, सदर्न ओशन पे, वहां पर आपका ये विंड्स अपराइज करेगी और ये दोनों तरफ से जो है वो डिसेंड करेगी हवाओं को, ठीक है। और इस वजह से इसको बोला जाएगा वॉकर सेल 1 एंड वॉकर सेल 2, ठीक है। तो ये इससे से भी होता है, और अल्टीमेटली जब ये पूरी यहाँ पहुंच जाएगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वॉकर सेल। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखो नॉर्मल कंडीशन क्या है, यहाँ पर कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होती है और वार्म वाटर यहाँ पर अपवेल होता है वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ इंडोनेशिया है, यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ हाई रेनफॉल होगा, मॉइस्चर राइज करेगी तो उस वजह से, और यहाँ ट्रेड विंड जो है इसकी वजह से ये वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ आप एल नीनो की बात करेंगे तो यहाँ वार्मिंग होगी ईस्टर्न साइड में, और वार्म वाटर जो पूल था वो सेंट्रल जगह पे आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ से जो वॉकर सेल है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा दो साइड में, ठीक है। तो दो पार्ट में वॉकर सेल डिवाइड हो जाएगा, या फिर जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो फिर ये वॉकर सेल जो है रिवर्स हो जाता है यूं करके, ठीक है। तो ये इस तरह बनता है, राइट। तो ये एल नीनो को बताया गया, और इसी में ही एक और कंडीशन भी है, ठीक है। एक और कंडीशन क्या है इसमें आप देखोगे तो वो है आपका MJO। व्हाट इज MJO, ठीक है। MJO है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। ये है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, बाकी ऑसिलेशन की स्पेलिंग लिख लेना आपने, ठीक है। तो MJO जो है ये दो पार्ट्स में बनता है, ठीक है। एन एनहांस्ड रेनफॉल फेज एंड सरप्रेस्ड रेनफॉल फेज, ठीक है। तो एनहांस्ड रेनफॉल फेज मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तब, और जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी या बहुत ही कम बारिश होगी तब, ठीक है। तो जब ऐसी दो एक्सट्रीम कंडीशंस बन जाती है उसको हम बोल देते हैं MJO, ठीक है। MJO कंडीशन बन चुकी है भाई, ठीक है, यानी कि आपका मेडन जूलियन ऑसिलेशन ये हो चुका है, ठीक है, सिंपल। तो ये नॉर्मल जब रिवर्सल ऑफ द कंडीशन हो जाती है या फिर एक्सट्रीम एंड्स में जब कंडीशन पहुंच जाती है तब उसको हम MJO बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। देन अब हम बात करते हैं जो सुपर एल नीनो है वो क्या चीज है। सुपर एल नीनो, अब चूंकि हमने इन शॉर्ट हमने पढ़ लिया कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो का मतलब हो गया सिंपल, दैट देयर विल बी नो रेनफॉल इन इंडियन ओशियन या अफ्रीकन कोस्ट में, ठीक है। सॉरी, अफ्रीकन कोस्ट नहीं, आप ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में कोई भी रेनफॉल नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होगा, अब देखो सुपर एल नीनो ये मच स्ट्रॉन्गर वर्जन है एल नीनो का, ठीक है, विद सिग्निफिकेंटली हायर पैसिफिक ओशन वार्मिंग, ठीक है। अब ये सुपर एल नीनो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो पैसिफिक ओशन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, एंड फार मोर सीवियर ग्लोबल वेदर इम्पैक्ट्स, और बहुत वेदर भी गर्म हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है, जिस वजह से ये कंडीशन जो है अब रिवर्स होने वाली है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो ये आपका NOAA एक एजेंसी है USA की, ठीक है, तो जो कि आपका इसके बारे में बताता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बताता है, ठीक है। तो ओशन और एटमॉस्फेरिक के कंडीशंस के बारे में ये रिपोर्ट देता है। उन्होंने रिपोर्ट किया दैट 33% प्रोबेबिलिटी दैट एन एल नीनो डेवलपिंग इन लेट समर एंड फॉल दिस ईयर मे बिकम सुपर एल नीनो इवेंट, ठीक है। तो बोला था कि 33% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इस साल जो 2026 है वो आपका सुपर एल नीनो इवेंट हो सकता है, और ये रेयर इवेंट होता है। ओनली 5 सुपर एल नीनोस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है, सिंस 1950 से अगर हम देखें, और लास्ट एल नीनो सुपर एल नीनो इवेंट हमें 2015-16 में देखने को मिला है, ठीक है। इससे पहले 1950 की बात करें तो फिर उसके बाद लगभग 5 इवेंट्स हमें ये देखने को मिलते हैं। की ड्राइवर्स क्या है सुपर एल नीनो के, ठीक है, तो की ड्राइवर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे क्या, किस वजह से सुपर एल नीनो आता है। ओशन वार्मिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सेकंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड है अब तक का, ठीक है, हम देखेंगे। तो इंक्रीजिंग हीट एनर्जी पैसिफिक में आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से एल नीनो इंटेंसिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और एंसो इफेक्ट, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन शिफ्ट हमने देखा, ये नॉर्मल कंडीशन जब मॉनसून बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अच्छी खासी बारिश होती है तब उसको हम ला नीना बोल देते हैं, ठीक है। वही शिफ्ट जो है जब वापस होने लग जाता है और एल नीनो में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जाहिर बात है सुपर एल नीनो की वजह से होने वाला है, ठीक है। और वीकेंड विंड्स जो है, जो वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स जो कि ईस्टर्लीज हमने बात की, वो हेल्प करती है वार्म वाटर को सरफेस, जो ओशन का सरफेस में वार्म वाटर आपको देखने को मिलता है उसको ईस्ट से वेस्ट ले जाने में हेल्प करती है। और यहाँ पर हम देखेंगे जब विंड से वीक हो जाएगी तो फिर हेल्प कैसे करेगी फिर आगे, ठीक है। तो इस वजह से ईस्टर्न पैसिफिक जो है वार्मिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि पेरू का जो कोस्ट है, साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, वहां पर वार्मिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि विंड जो है वार्म वाटर को
वेस्टवर्ड नहीं लेके जा रही है, वो वीक है, और इसलिए जो वार्म वाटर है वहां पर आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग इवेंट्स देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी 1997-98 में ये इवेंट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक रीजन है इसके पीछे कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, तो एक रीजन है जिस वजह से जो सुपर एलिनो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओशन हीट कंटेंट देखने को मिलता है, मेकिंग रिसेंट एलिनो इवेंट। देखो इवेंट जो अभी 2015-16 का जो आया था सुपर एलिनो इवेंट, तो वो भी इसकी वजह से हुआ था कि भाई ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, ओशन के अंदर जो हीट है वो बढ़ रही है काफी ज्यादा, ठीक है। देन फीडबैक लूप्स, जो बिजरनेक फीडबैक्स है, वार्मिंग बाय रिइंफोर्सिंग ओशन एटमॉस्फेरिक कपलिंग, ठीक है। तो जो ये बिजरनेक फीडबैक है, ये एक्चुअली ओशन और एटमॉस्फेयर के जो बीच में रिलेशन है उसकी बात करता है। ये बोलता है कि भाई एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच में एक तरह से कपलिंग इफेक्ट चलता है। कपलिंग इफेक्ट मतलब कि ओशन के ऊपर कुछ चेंजेस होगा तो उसका इंपैक्ट एटमॉस्फेयर पे पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हो गए तो उसका इंपैक्ट ओशन के ऊपर पड़ेगा। तो ये चीज इन्होंने बिजनेक फीडबैक में बताई थी, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में बताता है कि भाई एटमॉस्फेयर को जब आप नुकसान करोगे तो ओशन के ऊपर भी तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये चीज इसमें बताई गई है। देन इम्पैक्ट्स ऑफ सुपर एलिनो, तो क्या इम्पैक्ट्स हो सकता है, रीजन तो हमने देख लिए कि किस वजह से ये हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इंपैक्ट्स क्या होगा सुपर एलिनो के। ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स बहुत ज्यादा होने वाला है। ये ग्लोबल वेदर एक्सट्रीम्स को बढ़ाने वाला है काफी ज्यादा, कई जगह पे ड्रॉट्स लेके आएगा, हीट वेव्स लेकर के आएगा, ठीक है। 2015-16 जो लास्ट सुपर एलिनो आया था उसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड वार्मिंग ऑस्ट्रेलियन ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं, साउथ अमेरिकन में फ्लड्स देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में जहां पर नॉर्मल कंडीशन में या फिर ला नीना कंडीशन में बारिश बहुत ज्यादा होती थी, वहां पर अभी कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। और आप देखोगे तो साउथ अमेरिकन कोस्ट में वहां पर अब वार्मर कंडीशन देखने को मिलेगी, वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, और उस वजह से वहां पर फ्लड, साउथ अमेरिकन फ्लड में फ्लड्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वहां पर साउथ अमेरिका के लोग उससे खुश होते हैं कि चलो ठीक है यहाँ वार्म कंडीशन आ गई, नहीं, उनसे उनकी फिशरीज भी हार्म होती है, क्योंकि उनकी जो सर्वाइवल है वो उसकी यूज टू नहीं है कि भैया बारिश हो एंड ऑल, ठीक है। वो अपने जो लारीना की कंडीशन है उसकी यूज टू है, ठीक है। इसीलिए ग्लोबल इंपैक्ट इसका पड़ता है काफी ज्यादा। क्रॉप लॉसेस हमें देखने को मिलती है, रेनफॉल जब डिसरप्ट होती है, और मॉनसून सिस्टम जैसे कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर, तो जाहिर बात है क्रॉप फेलियर हमें देखने को मिलता है इस केस में। यूएस का मक्का जो है, ब्राजीलियन सोयाबीन्स हो गया, साउथ ईस्ट एशियन राइस हो गए, ये सभी इफेक्ट होंगे। टेम्परेचर स्पाइक बहुत ज्यादा होने वाला है, और देखोगे आप तो स्टोर्ड हीट जो ओशन में होगी, क्योंकि ओशन में बहुत ज्यादा स्टोर्ड हीट होने वाली है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में ये हीट जो है रिलीज होगी, जिस वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो हाई होने वाला है। 1997-98 की बात करें, 2015-16 की बात करेंगे, एलिनो ईयर्स जो है वो काफी ज्यादा हॉटेस्ट रहे हैं, ठीक है। देन ट्रेड डिस्ट्रप्शन की बात करेंगे तो फिर ड्रॉट इंड्यूस्ड लो वाटर लेवल इन द पनामा कैनाल में हमें जो है लो वाटर लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी और भी कंडीशंस जैसे 2023-24 में ड्रॉट्स जो है वो हमें काफी सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम डैमेज इसमें जरूर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये ओशन वार्मिंग करवाता है, और ड्रॉट स्ट्रेस देखने को मिलता है हमें, लीडिंग टू कोरल ब्लीचिंग, फॉरेस्ट फायर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो ग्रेट बैरियर रीफ ब्लीचिंग हमें देखने को मिलता है। देखो कोरल ब्लीचिंग भी होती है, अगर आपको ये पता हो, कोरल्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं समंदर में, ठीक है, जो कि एक तरह से डिपेंडेंट होते हैं एल्गी के ऊपर, उनके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो देखो कोरल बैरियर रीफ जब ये एक्सपोज होता है ना, जिसके ऊपर सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये एक फिक्स कंडीशन में रहते हैं, इनका टेम्परेचर फिक्स है कि ये 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए ओशन का, या फिर इन टोटल आप देखोगे तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में ये सर्वाइव करते हैं। जब इसका टेम्परेचर ओशन का इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो कोरल रीफ जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी ब्लीचिंग होना शुरू हो जाती है, अमेज़न वाइल्ड फायर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। इंडिया में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मॉनसून फेलियर का, सुपर एलिनो वीक करेगा साउथ वेस्ट मॉनसून को, ऑफकोर्स, तो रेनफॉल नहीं होगी इंडिया में, और 7 out of 10 El Nino years in India have seen below normal monsoon rainfall। क्योंकि जितने भी El Nino हुए हैं, अब उसको देखो क्या होगा कि हमेशा जब भी El Nino आता था, कभी कभार ना इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता था, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस आ जाता था। लेकिन देखो जब एल नीनो आता है तो कभी कभार इंडियन ओशन डाइपोल भी नेगेटिव हो जाता है, तो उस वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सीवियर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो 7 out of 10 एल नीनो ईयर्स में हमने बिलो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल देखी है, ठीक है। क्रॉप लॉस होता है ऑफकोर्स काफी ज्यादा, 2023-24 में एल नीनो की वजह से लगभग 6.1% डिक्लाइन हुआ था इंडिया का एग्रीकल्चर आउटपुट में। हीट वेव्स इंटेंसिफिकेशन होती है, ठीक है, और ये प्री मॉनसून टेम्परेचर
को इंक्रीज करती है, इंटेंसिफाई करेगी हीट वेव्स को अक्रॉस इंडिया। बाकी एग्जांपल है यहाँ पर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया रेगुलरली रिकॉर्ड करेगी प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव स्पेल्स ड्यूरिंग एल निनो ईयर्स। जो ये है वाटर स्ट्रेस ज्यादा होगा, काफी ज्यादा वाटर जो रिजर्वायर लेवल्स है वो रिड्यूस होने लग जाएंगे, ठीक है। बाकी ड्रिंकिंग सप्लाई को अफेक्ट करेगा, एग्जांपल महाराष्ट्र कर्नाटका ने ये सभी एक्सपीरियंस किया है पहले, ठीक है। इन्फ्लेशन राइज बहुत ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, जब क्रॉप्स जो है नहीं होंगे मार्केट में तो उस वजह से लिमिटेड क्रॉप्स के जो प्राइसेस है वो जो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, फूड प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेट करेंगे काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये हमने अक्सर देखा जब भी एल निनो आया है तब फूड प्राइसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस बार तो आने भी सुपर एल निनो वाला है, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपैक्ट करने वाली है इंडिया को भी, और जहां पर भी मानसून आता है उन सभी जगहों को। देन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज की हम बात करें तो कैसे इसको टैकल कर सकते हैं हम, ठीक है। सिंपल है, क्लाइमेट एग्रीकल्चर, तो हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ेगा, जैसे कि मिलेट्स हैं, तो इससे हम खुद को बचा सकते हैं, ठीक है, ताकि फूड प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रह सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरमीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एनओए, ठीक है। तो ये एक तरह से दोनों से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि कब कब बारिश होने वाली है, कब नहीं होगी, ठीक है। एंड वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमें, रूफ टॉप सिस्टम चेन्नई जैसे में ये काफी पॉपुलर है इसके लिए, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। डिजिटल, ताकि जितना भी पानी आ रहा है उसको हम एटलीस्ट स्टोर कर सके, ठीक है, और यूज कर सके फर्दर आगे के लिए। एंड डिजास्टर प्लानिंग हम कर सकते हैं, हीट एक्शन प्लान्स जैसे कि अहमदाबाद में लाए गए हैं, तो वो भी यूज किए गए थे जब भी एल निनो आता है तब, ठीक है। तो वो प्लान्स हम ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन ले सकते हैं, यूएनएफसीसीसी लेड क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट ले सकते हैं, वल्नरेबल नेशंस के लिए है, जैसे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हो गए उनके लिए, ताकि जो फ्लड और सी लेवल राइज का इम्पैक्ट झेलते हैं वहाँ उससे सर्वाइव करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है वहाँ पर जो कुछ आइलैंड्स हैं वहाँ पर वो डूबने भी वाले हैं इसकी वजह से, तो वहाँ इनकी हेल्प की जा सकती है, ठीक है। सुपर एल निनो इज नॉट जस्ट अ क्लाइमेट एनोमली बट अ ग्लोबल रिस्क मल्टीप्लायर, ठीक है। ग्लोबल रिस्क मल्टीप्लायर है जो कि इंटेंसिफाई करता है एक्सट्रीम्स एंड डिस्टर्बिंग सिस्टम्स, डिमांडिंग रेजिलियंस, अर्ली वार्निंग एंड ग्लोबल कोऑपरेशन एज क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आर द न्यू नॉर्मल, ठीक है। तो सिंपल बोला गया कि अब जो है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, कि अब जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जितने भी हो रहे हैं वो अब नया नॉर्मल बनने वाला है, ठीक है। आज से पहले जब अभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता था तो हम बोलते थे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, अब वो वाला टेम्परेचर आज के हिसाब से बहुत ही कम हुआ करता था, ठीक है। अब देखो आज की डेट में अगर सुपर एल निनो आ रहा है तो वो आने वाले टाइम के लिए वो नॉर्मल कंडीशन बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आर द न्यू नॉर्मल नाउ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना आपने। देन इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की। इंडियन ओशन डाइपोल, जैसे हमने पैसिफिक ओशन में दो पोल्स पढ़े थे, एक डार्विन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में और एक ताहिती आइलैंड नियर साउथ अमेरिका, ठीक है। उन दो जगहों पे सर्कुलेशंस चलती रहती है, ठीक है। वैसे ही करके इंडियन ओशन में भी दो पोल्स बनते हैं, ठीक है, एक इंडोनेशिया के पास और एक दूसरा मेडागास्कर के पास, ठीक है। तो इन दो जगहों पे रिवर्सल होती रहती है विंड्स की, ठीक है। इन विंड्स की रिवर्सल की वजह से मॉनसून इंपैक्ट होता है काफी ज्यादा, ठीक है। सपोज करो कि एल निनो कंडीशन है, लेकिन अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है तो इंडिया में मॉनसून का इंपैक्ट मतलब एल निनो का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इंडिया में मॉनसून फिर भी आता है, बेशक बहुत ज्यादा अच्छा ना हो लेकिन आता है फिर भी, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल क्या चीज है। इंडियन ओशन डाइपोल इन शॉर्ट आईओडी, ये है डिफरेंसेस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज। दो एरियाज कौन कौन से पोल्स, दो पोल्स को बोला गया डाइपोल। वेस्टर्न पोल अरेबियन सी में और ईस्टर्न पोल आपका इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडोनेशिया उधर देखने को मिलता है। अब देखो जब पॉजिटिव आईओडी होगा, अगर हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है, तो पॉजिटिव आईओडी का मतलब हो गया इंडिया में मॉनसून अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। मतलब इंडियन ओशन में आपकी जो विंड्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही होती है, बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी की तरफ विंड जो है वो फ्लो करती है, और इस वजह से अरेबियन सी में जो है, जो कि वेस्टर्न साइड में है, वहां से पानी जो है काफी ज्यादा गर्म होने लग जाता है, और ईस्टर्न इंडिया में ये जो है एक तरह से कोल्डर जोन बन जाता है। ईस्टर्न इंडियन ओशन में कोल्डर जोन बन जाता है। सिंपल है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या हुआ, दैट इंडोनेशिया और मेडागास्कर दो हमने पोल्स बताए। इंडोनेशिया में उस दौरान अगर आपका कोल्ड एटमोस्फेयर है, या फिर आप देखोगे तो वहां पर अगर हाई प्रेशर डेवलप हो रखा है, एंड वही मेडागास्कर के पास यानी कि अरेबियन सी के पास आप देखोगे वहां पर अगर वार्म वाटर है, यानी कि वहां पर आपका हाई टेम्परेचर या फिर लो प्रेशर डेवलप हो रखा है, उस वजह से इंडिया में अच्छा खासा मॉनसून
आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न साइड में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वार्म लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी, तो वो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा, ठीक है। नेगेटिव डाइपोल ईयर में ये रिवर्स हो जाएगा सिंपल, और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में मानसून अच्छा आने वाला है, ठीक है। ये रहेगा, जैसे आप यहाँ देखोगे सिंपल है, तो ये आप देखोगे तो ये इंडिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इंडोनेशिया है और ये मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ देखो मेडागास्कर आइलैंड के पास ये वार्म कंडीशंस है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फेज, ठीक है। ये पॉजिटिव फेज है, और नीचे वाला आपका नेगेटिव फेज आपको देखने को मिलेगा जब इंडोनेशिया वाला कंडीशन वार्म होगी, ठीक है। दूसरी तरफ ये वाली कंडीशन आपकी कोल्ड होने वाली तब। सेम चीज यहाँ देखोगे आप तो इंडोनेशिया से, और ये होगा आपका अफ्रीका के, ये वार्मर है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फेज, ठीक है। पॉजिटिव फेज चूंकि इधर की तरफ वार्मर है, तो इंडिया की तरफ ये वार्मर अच्छी खासी कंडीशन लेकर के आएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव फेज है फॉर इंडिया, राइट। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज रहेगी इंडियन ओशन डाइपोल। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्लियर है आपको कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब हो गया कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में वार्मर कंडीशन देखने को मिलेगी, और उस वार्मर कंडीशन की वजह से इंडिया में मानसून अच्छा खासा आने वाला है। और ईस्टर्न इंडियन ओशन में आपको कोल्डर कंडीशन देखने को मिलेगी पॉजिटिव फेज में, ठीक है। चलो, तो देखो इसके बाद हम देखते हैं ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो मानसून जो है आता कैसे है, तो सिंपल है आपका, इसकी ब्रांचेस हमने देखी है कि ये अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ITZ इसके पीछे एक रीजन है, साउथ वेस्ट मानसून हो गया, जेट स्ट्रीम इसके पीछे रीजन है, ये सभी हमने इसके पीछे के रीजन पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल और आपका अरेबियन सी ब्रांच। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून का जो ऑनसेट है उसको हम देखें इन शॉर्ट, तो देखो मई का जो मंथ है उसमें मानसून एक्टिव होता है श्रीलंका के आसपास, और सदर्न टिप ऑफ इंडिया में भी एंटर करता है कहीं ना कहीं। लेकिन जून 1, ये इंपॉर्टेंट डेट, इसको याद रखना अपने, 1 जून यहाँ पर मानसून की एंट्री होती है इंडिया में। मानसून बर्स्ट होता है केरला कोस्ट में जून 1 को, एंड अचानक से रेनफॉल आने लग जाएगी फिर, और विंड शिफ्ट भी होने लग जाएगा इसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिर, और ये किस वजह से होता है, तिब्बत में एंटी साइक्लोन वगैरह डेवलप होता है, ट्रॉपिकल इसली जेट जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। वो कंडीशंस बनती है, इस वजह से ये मानसून आता है। मिड जून में सेंट्रल इंडिया में पहुंचेगा। अब यहाँ देखोगे आप तो ये जो रेड आपका लाइन दिख रही है आपको, ये ऑनसेट ऑफ मानसून की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जून 1 आपको दिखेगा, केरला के कोस्ट में आएगा, और यहाँ मानसून होगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा 5 जून तक ये थोड़ा ऊपर जाएगा मानसून, आगे आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज सन की मूवमेंट भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। 10 जून को आप देखोगे तो सेंट्रल इंडिया के आसपास पहुंच जाएगा, मिड जून में सेंट्रल इंडिया में, और उसके बाद फिर नॉर्दर्न इंडिया में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। और लेट जून में और अर्ली जुलाई में नॉर्दर्न इंडिया में कंप्लीटली ये पहुंच जाएगा। देखो 15 जून हो गया, फिर यहाँ 1 जुलाई और 15 जुलाई यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये इंडिया को लीव कर जाएगा, यानी कि पूरे इंडिया में 15 जुलाई तक ये कंप्लीटली मानसून जो है एंटर कर जाता है, ठीक है। और जुलाई 1 तक तो, और बाकी जून एंड तक ये हिमाचल में भी एंटर कर जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में एंटर करता है, ठीक है। बाद में इसमें हम देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर में ये विड्रॉल करता है, ठीक है। टाइमिंग इन्फ्लुएंस होती है एनसो की वजह से, रिवर्सल कंडीशन भी होती है कभी कभार, IOD इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से, SSTs शॉर्ट टर्म वेदर वगैरह इस वजह से, ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो ये कुछ मानसून का एक पैटर्न था जहां से हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से मानसून अलग अलग टाइम पे जो एंटर करता है इंडिया में। और जो ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली, तो ये रिवर्सल मानसून है, ठीक है। तो सितंबर में रिवर्स होना शुरू हो जाता है, सितंबर 1 में यहाँ बारिश रुकने बंद हो जाएगी, होनी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद सितंबर 15 में या इस ग्रीन कलर की लाइन में, फिर देन उसके बाद अक्टूबर 1 वाली लाइन है ये, ठीक है। और धीरे धीरे 15 अक्टूबर तक आते आते इधर से पूरा मानसून विड्रॉ होने लग जाएगा, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो अक्टूबर खत्म होते होते नवंबर की शुरुआती उसमें लगभग तब ये इंडिया से कंप्लीटली विड्रॉ कर जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तब हम बोलेंगे कि भाई इंडिया में अब आपका जो रिवर्सल मानसून है वो आ चुका है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून। देन आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये जो हम बात कर रहे थे अभी रिवर्स मानसून, तो ये यहाँ से विड्रॉ होने लग जाता है और इधर से हवाएं वापस जा रही होती है, ठीक है। वापस जाती है तो फिर बीच में से मॉइस्चर उठाती है और यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट में ये बारिश कर देती है, ठीक है। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो रिवर्स मानसून में ही होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान होना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में ये शुरुआत होती है, एंड देन उसके बाद अक्टूबर हीट। अब देखो ये जो अक्टूबर नवंबर है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है और साउथ ईस्ट मानसून जो है वो वीकन हो जाता है, और फिर जाहिर बात है नॉर्थ इंडिया से ये मानसून विड्रॉ होने लग जाता है, ठीक है। और इस दौरान ये अक्टूबर में हीटिंग इफेक्ट लेकर के आता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है अब मानसून बारिश हट रही है धीरे धीरे करके। हमने देखा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश चल रही थी, उसके बाद अगला महीना अक्टूबर का आता है। बारिश जब नहीं होगी अचानक से हीटिंग इफेक्ट हमें फील होगा, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट इसको बोला जाता है अक्टूबर हीट, ठीक है। और बाकी नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है लिमिटेड है साउथ इंडिया तक ही, जिसमें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, यनम, आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, साउथ इंडिया, कर्नाटका एंड ये यहाँ पर बारिश होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो मेजर जो चंक है इसका वो आपका तमिलनाडु कोस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, आसपास के इसके इलाके में। और तमिलनाडु में रेनी सीजन जो है स्टेट में
48% बारिश जो है तमिलनाडु में होती है वो रिट्रीटिंग मानसून के समय में होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करें तो ये मानसून का कुछ चार्ट है जो अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिट्रीटिंग मानसून का, राइट। एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। मानसून के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। देखो ये 1992 है, ठीक है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, ये क्वेश्चन आ चुका है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉजेटिव फैक्टर्स, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। डिस्कस द रिसेंट थ्योरीज, अब थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन, अब यहाँ रिसेंट थ्योरीज की बात की जा रही है, तो रिसेंट थ्योरीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, ठीक है। इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, तो सिंपल मैकेनिज्म की बात की जा रही है जिसमें आपने इंडियन मानसून का ऑनसेट और विड्रॉल दोनों डिस्कस करना है, ठीक है। देन एक्सप्लेन द ओरिजिन, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर मानसून इन इंडिया, ठीक है। तो समर मानसून की जो ओरिजिन है, आपका मैकेनिज्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ बताना है आपने, ठीक है। क्रिटिकल अकाउंट ऑफ रिसेंट थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इंडियन मानसून विद स्पेशल रेफरेंस टू जेट स्ट्रीम थ्योरी, ठीक है। जाहिर बात है आपने सभी थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है, उनके बारे में कुछ क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है और ज्यादातर डिटेल में आपने बताना है जेट स्ट्रीम थ्योरी को इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आया है। डिस्कस द मैकेनिज्म एंड ओरिजिन ऑफ मानसून विंड्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एल नीनो ऑन मानसून सर्कुलेशन, ठीक है। सिंपल है, इसमें एल नीनो के रोल के बारे में बताया गया है, मैकेनिज्म, ये सभी इसको डिस्कस करना है। सिंपल सेम से क्वेश्चंस है हर जगह, थ्योरीज, मैकेनिज्म, इंडियन मानसून सब सेम आ रहा है, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून अगेन सेम। बाकी डिस्कस द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द इंडियन मानसून एंड रिसेंट टेक्निक्स ऑफ इट्स प्रोडिक्शन, ठीक है। तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडिक्शन की बात भी की गई कि किस तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं, इसमें आईएमडी का रोल बहुत रहता है, ठीक है। Give a reasonable account of the unusual pattern of distribution of monsoon रेनफॉल इन इंडिया, तो अब अगेन मानसून रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताना है कि कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कब कब होती है, किस महीने में होती है, आपको बताना है, ठीक है। देन व्हाई इज द मानसून इरेटिक इन नेचर, इरेटिक इतना ऐसा इरेटिक क्यों है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी चेंजेस आ रहा है, कभी एलिनो हो रहा है, कभी ला नीना हो रहा है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना है। तो जाहिर बात है इसमें आपने कल जो हमने पीछे कंडीशंस पढ़ी है, ठीक है, जो रीजंस पढ़े हैं सुपर एलिनो के, वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देन एक्सप्लेन द ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड रिट्रीट ऑफ द इंडियन मानसून एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी तो 60 से 65% आबादी ही मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। एलेबरेट ऑन द ओरिजिन ऑफ मानसून विद रेफरेंस टू थर्मल एंड रिसेंट कंसेप्ट्स, तो सिंपल अगेन थर्मल कंसेप्ट और रिसेंट कंसेप्ट, रिसेंट थ्योरीज, जो कि थर्मल कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ लिया था वो क्लासिकल कंसेप्ट है, और बाकी रिसेंट थ्योरीज आपने इसमें बतानी है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के और बाकी कुछ स्टेट पीसीएस के, जैसे यूपी पीसीएस का है, ठीक है, तो उसके हैं, तो इससे ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं अक्सर, और ज्यादातर क्वेश्चंस हमें यूपीएससी में इसके देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एट द एंड एक होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप घर पे प्लीज एक क्वेश्चन को आंसर जरूर करना, और आप चाहो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम पे हमारे उसमें उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर को, और वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चेक हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको लगता है आप इसको कर सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ सुपर एल नीनो इवेंट्स इंडिकेट अ चेंजिंग क्लाइमेट रिजीम, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड इंटेंसिटी ऑफ सुपर एल नीनो, सुपर एल नीनो की जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी वो बढ़ रही है और इंडिकेट करते हैं चेंजिंग क्लाइमेट रिजीम को, कि भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है काफी ज्यादा। डिस्कस दी scientific basis of super El Nino and evaluate its implications for India's climatic variability and disaster management, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से लिंक्ड है जो हमने आज पढ़ा है, और यहाँ से आपने ये सभी बताने हैं। क्या करना है, देखो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और 12 मार्क्स में 225 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 225 वर्ड्स लिमिट आपने रखनी है। ऑफ कोर्स आपने डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाने हैं, एंड इसमें आप देखोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखोगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखोगे आप सुपर एल नीनो के बारे में, फिर उसका मेन बॉडी पार्ट देखोगे, उसमें आप साइंटिफिक बेसिस बताओगे सुपर एल नीनो के बारे में, उसका इवैल्यूएट करेंगे, इंडिया का क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कैसे कैसे देखने को मिलती है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, और उसके आगे वे फॉरवर्ड लिखोगे, एंड लास्ट में अपना कंक्लूजन लिखना है, एम्फेसिस ऑन अ रेजिलिएंट एंड कोऑपरेटिव अप्रोच। बाकी हाँ, इसके अलावा आप इसको ध्यान में रखते हुए आप खुद से भी इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से अप्रोच कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको, आपके आंसर को चेक करते हुए आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये आंसर आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है। बाकी ये आपका यहाँ पर वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना, दैट्स ऑल, थैंक यू।